कहने के खड़ो आया थे बड़ी वैसे तिरंगे पास से खड़ा होने नहीं चाहिए ना, पास से तो बहुत पास खड़े से भूमिका कर रहा होगा तो हो गया। करूंगा जैसे एक आर्टिकल होगा एमजी नरेगा के बारे में। अभी रिसेंटली क्या किया जा रहा है, जैसे लास्ट डेट रखी गई थी यहां पर 30 जून को क्या किया जाएगा ये बोला गया था। पहले तो जनवरी थी, फिर उसको 30 जून तक ले गए बढ़ाकर। अभी ये किया जा रहा है कि जिस इंसान का भी आधार कार्ड और उसका एमजी नरेगा का जो कार्ड है वो कनेक्टेड नहीं है, उस इंसान को क्या किया जाएगा, उस इंसान को बेसिकली जॉब से बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से यहां पर बोला जा रहा है कि दो ऐसी औरतों के नाम दिए गए हैं, एक 29 एक 59, एक दूसरे को नहीं जानती हैं पर लेकिन उनको दोनों को एक ही कैटेगरी में रख दिया गया है। दोनों के आधार कार्ड कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्कर यहां पर अपनी जॉब गंवाते हुए नजर आएंगे। यानी कि करोड़ों लोग आज के डेट में एमजी नरेगा के अंदर में काम करते हैं। तो बोला गया कि आने वाले टाइम में यहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगारी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, इस कंडीशन की वजह से कि उनका आधार कार्ड जो है वो एमजी नरेगा कार्ड के साथ में कनेक्टेड नहीं है। तो इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि ऐसे वर्कर जो कि जॉबलेस वर्कर हैं आज की डेट में, और एमजी नरेगा स्कीम को एक पॉजिटिव, एक नहीं सपोर्ट के तरीके से देखा जाता है खासकर गांव के लोगों के लिए। और इसी स्कीम के थ्रू कोविड-19 में लोगों की एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीजें सही डायरेक्शन में चलती रही। तो इस स्कीम के बारे में बात की जा रही है। तसल्ली में बात करूंगा इस पूरे टॉपिक के बारे में। एक टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कोलिजन सिस्टम के बारे में। कोलिजन सिस्टम से लेकर कई बार ये दिक्कतें रहती हैं। कोलिजन सिस्टम किसी का नाम रिकमेंड करता है कि इस इंसान को अपॉइंट कर दिया है हाई कोर्ट का जज या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पर लेकिन सरकार जो है उस पर डिसीजन नहीं लेती है। पूरा कोलिजन सिस्टम कैसे काम करता है बहुत तसल्ली में समझेंगे, एक एक पॉइंट को। एक नहीं कहते कि बिल्कुल इस तरीके से समझेंगे कि आप लोगों का स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ पर कवर होता आप लोगों को नजर आएगा काफी शानदार तरीके से। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर पहले थोड़ा सा नजर इसके ऊपर भी डाल लेते हैं। आज की डेट में अगर आप लोग बात करेंगे तो अपनी प्यारी कंट्री के कंपेयर में देखो आप लोग इजिप्ट कहां पर है। इजिप्ट देखो आप लोग कहां पर है, ये है बेसिकली यहां पर इजिप्ट। ठीक है, तो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं वो इजिप्ट की विजिट पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो उसी के चलते यहां पर ये पूरा आर्टिकल आप लोगों के सामने है। इंपोर्टेंस क्या है, 26 जनवरी अगर आप लोगों को याद हो तो इजिप्ट के जो लीडर थे जिनका नाम था यहां पर अब्देल फतेह एल सिसी। ठीक है, तो एल सिसी साहब जो हैं वो हमारे देश में चीफ गेस्ट बनकर आए थे। तो इसलिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों देश एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और एक नई टर्म जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, काफी इंटरेस्टिंग है। बात की जा रही है इंडिया यूनिट के बारे में। इंडिया यूनिट बनाई गई है इजिप्ट के अंदर में। ये इंडिया यूनिट क्या है, एक स्पेशल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है जो कि ये फोकस करेगा कैसे इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन को इंप्रूव किया जाए। काफी शानदार बात है यहां पर, मतलब दोनों देश के रिलेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, तो यहां पर ये काम करने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में इजिप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इजिप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि G20 में जब हम लोग मीटिंग यहां पर रख रहे हैं तो इजिप्ट को यहां पर बेसिकली गेस्ट कंट्री के तौर पर हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक आप लोग समझ सकते हैं। और आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बोला कि G20 जो कंट्री है वो इंक्लूड करके चले अफ्रीकन यूनियन को भी साथ में, जिस तरीके से अफ्रीकन यूनियन में भी डेवलपमेंट किया जा सके। और उसी अफ्रीकन यूनियन का लीडर है आज की डेट में इजिप्ट। तो आप लोगों से पूछे कि लीडरशिप इजिप्ट जो है अफ्रीकन यूनियन की किसके हाथ में, तो इजिप्ट। अफ्रीकन यूनियन में टोटल कितने मेंबर हैं आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ठीक है, तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है। इसी के साथ में यहां पर और भी कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे कि मिलकर काम करेंगे दोनों देश किसमें, यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इन सब में मिलकर काम करेंगे। और भी यहां पर बेसिक बातें, अभी इनके लीडर जो हैं वो हमारे देश में भी आए थे घूमने, तो कई जगह यहां पर घूम कर गए। तो अच्छे रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और एक काफी पुरानी, एक तरीके से ना एक तरीके से कईयों साल पुरानी यहां पर मस्जिद है, तो उसके चलते भी उसमें भी यहां पर अभी बात की जा रही है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो विजिट करेंगे। इसका नाम है यहां पर अल हकीन मोस्क। कहां पर है, तो ये इजिप्ट में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो विजिट करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है दोनों की विजिट, देखो किस तरीके से चलती है। बाकी आप लोगों को पता ही है, यहां पर सुएज कैनाल आप लोगों को देखने को मिलती है। ये वही सुएज कैनाल है जिसने हमारे देश पर अंग्रेजों का जो अत्याचार है वो और आसान कर दिया था, ताकि वो आसानी से हमारे देश को कंट्रोल कर सके। वरना पहले यहां से होकर जाया करते थे वो, नहीं एक तरीके से दुनिया घूमकर जा रहे हैं, तब यहां पर पहुंच रहे हैं। और यहां से जैसे ही यहां पर ये कैनाल बनी, बिल्कुल आधा हो गया रास्ता भाई साहब।
तो हमारे सर पर नाचने लगे थे ये लोग। अब उसी सुएज कैनाल में इंडिया की बहुत सारी कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो हमारे लिए ये पॉजिटिव है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारा दुनिया का जो व्यापार है वो सुएज कैनाल से होता हुआ यहाँ पर गुजरता है। तो ये काफी एक बेसिक चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। मैं काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जीएस पेपर 2 के अंदर में जो जुडिशरी वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। हमारी कंट्री में जो जुडिशरी वाला पोर्शन है वो आप लोग बोल सकते हैं कि यूनिटरी टाइप में हम लोग फॉलो करते हैं, यानी कि सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर है हाई कोर्ट और फिर है सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ऐसे हमारी कंट्री में जो एक तरीके से प्रोविजन है संविधान के हिसाब से, कुछ ऐसा सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। आज का पूरा फोकस हमारा रहेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब ओरिजिनली अगर आप लोग बात करें हमारा संविधान जब बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू यहां पर टोटल मिलाकर 7 जज थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, 7 जज थे प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो टोटल मिलाकर 8 जज हुआ करते थे। यानी कि जब हमारे देश में चीजें स्टार्ट की गई उस टाइम पर 8 जज थे 1950 में, 11 जज यानी कि 3 और ऐड कर दिए 1956 में, फिर यहां पर 14 जज हो गए 1960 में, फिर 18 जज हो गए 1900। यहां पर याद रखेगा ये कई बार मैच करने के लिए आता है, अभी कई बार वनडे टाइप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1978 में रिसेंट वाला जरूर याद रखना, फिर 26 हो गए यहाँ पर 1986 में, 31 जज हो गए 2009 में और 34 जज हैं आज की डेट में। 2019 में यहां पर इनको बढ़ाकर 34 जज कर दिया गया था। तो यानी कि टोटल जो स्ट्रेंथ है यहां पर हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट की वो 34 जज हैं, और इन 34 जज में 33 तो जज आप लोगों को देखने को मिलेंगे प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो मिलाकर 34 की स्ट्रेंथ यहां पर हो जाती है। आज की डेट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है ये आप लोगों को बताना है। बाकी कोलोजियम का सिस्टम क्या है मैं अभी आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा, ताकि कोई भी माइंड में आप लोगों के इसको लेकर डाउट न रहे। सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, और फिर क्वेश्चन भी आखिरी में डिस्कस करूंगा, तो कोई भी माइंड में डाउट लेकर नहीं चलना है, तो एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारी कंट्री में आप लोगों को एक काफी शानदार एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, यानी कि हर एक इंसान का काम बांट दिया, ठीक है। जैसे घर में आप लोगों ने देखा एक इंसान जो है उसको लगा दो, ठीक है, तुम झाड़ू लगाना, ठीक है, एक को लगा दो कि तुमको बर्तन धुलने हैं, एक को लगा देना है कि तुमको जो है खाना वाना बनाना है। तो इस तरीके से सबका काम हो गया सेपरेट, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, सब अपना अपना काम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है उसमें ये होती है कि हर एक इंसान जो है वो अपने काम के लिए अकाउंटेबल रहता है। अगर ये काम नहीं हुआ तो इससे पूछा जाएगा क्यों भाई झाड़ू क्यों नहीं लगी, क्यों भाई बर्तन क्यों नहीं धुले, क्यों भाई यहाँ पर किस तरीके से खाना बनाया, ये तो तुमने अच्छा बनाना था, टाइम पास कर दिया। तो ये सारी चीजें बताने के ये कैपेबल होंगे और इनसे पूछा जाएगा तो आंसर भी देना होगा। सेम बात लेजिस्लेटिव जो है वो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको इंप्लीमेंट करती है जो कानून इसने बनाए हैं, और जो जुडिशरी है वो देखते हैं कि इन दोनों के द्वारा जो घपला किया गया है कानून बनाने में और इंप्लीमेंट करने में क्या वो संविधान के हिसाब से है। अगर हाँ तो ठीक है, इसका भी ठप्पा लग जाता है जुडिशरी का भी, और जाओ भैया मजे करो। पर लेकिन अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं है तो जुडिशरी फिर जो है दोनों के इनको उठक बैठक कराती है और मुर्गा बनाती है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, यानी कि चेक एंड बैलेंस भी है सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ में। इसी तरीके से अगर आप लोग हिस्ट्री को उठाकर देखोगे, जब जब यहां पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, जैसे कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी ये दोनों रोल प्ले करती है, यानी कि कानून बनाने का भी और कानून को इंप्लीमेंट करने का भी। तो यहां पर जब जब यहां पर हमारे देश में जो गवर्नमेंट जो है वो ताकतवर रही है, तब तब हमारे देश में जो जुडिशरी है, जस्टिस सिस्टम जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा दबता हुआ नजर आएगा, यानी कि वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, सुनते रहते हैं, ठीक है जो चल रहा है अपना काम करते रहते हैं। पर लेकिन जब जब गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी दबती हुई नजर आती है, तब तब जुडिशरी सिस्टम जो है वो पावरफुल आप लोगों को नजर आएगा, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर एक पलड़ा दबेगा तो दूसरा पलड़ा जो है वो उठेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा होगा अगर हिस्ट्री का पैटर्न आप लोग समझोगे। इसीलिए जो भी रिवोल्यूशनरी अगर कोई डेवलपमेंट लेकर आया गया है यहां पर खासकर जुडिशरी के अंदर में, वो उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब जब गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी सस्ती रही है, यानी कि थोड़ी सी दब कर रही है। तो एक यहां पर बात करते हैं अभी क्या क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। हमारा देश जो है वो 1947 में आजाद होता है, और 1947 के बाद में जब हमारा संविधान इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, जो कि आप लोग को 26 जनवरी 1950 में, उसके बाद से हमारे संविधान के हिसाब से अपॉइंटमेंट